हेलो स्टूडेंट्स, मैं कलीम। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म से अपवर्तन। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आप जानते हैं, आप सभी ने प्रिज्म देखा है। इस टॉपिक पे हम त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। त्रिभुजाकार प्रिज्म की परिभाषा देंगे, क्योंकि अभी जो मैं आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाऊंगा वह त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। प्रिज्म के मायने आप आयताकार गुटका भी देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो ठोस कांच के रूप में, जो फलकीय रूप में होते हैं, वे सभी इक्विपमेंट्स होते हैं, वो प्रिज्म कहलाते हैं। लेकिन हम आज त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, इसलिए त्रिभुजाकार प्रिज्म की परिभाषा देंगे। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है, इसे ही त्रिभुजाकार प्रिज्म कहते हैं। हम एक छोटा सा डायग्राम करते हैं, उससे हमें समझ में आएगा। आप देख पा रहे हैं यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर दो त्रिभुजाकार फलके एक और एक दो दिखाई पड़ रही है, और तीन आयताकार फलके हमें कैसे दिख रही है वो देखेंगे। ये एक आयताकार फलक, ये दूसरी आयताकार फलक, और ये जो फ्रंट का आपको दिखाई पड़ रहा है ये तीसरा आयताकार फलक है। तो फिर से एक परिभाषा इसको फिर से देते हैं कि ऐसा त्रिभुजाकार या ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है, इसे ही हम प्रिज्म कहते हैं। और यदि हम इसको डायरेक्टली 2D में देखें तो ये होता है इसका अपवर्तक पृष्ठ। और इनके फलकों के मध्य, दो आयताकार फलकों के मध्य इनका जो कोण बनता है उसे कहते हैं प्रिज्म का कोण, जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपवर्तक पृष्ठ देख पा रहे हैं। जब कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो इस अपवर्तक पृष्ठ पर ही प्रवेश करती है। तो आप एक छोटे से प्रिज्म के परिभाषाओं के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो ऐसा एक पारदर्शी माध्यम वाला यंत्र जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो आयताकार फलके हैं वह अपवर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है, जहां से प्रकाश किरण प्रवेश करती है और दूसरे फलकों से निर्गत होती है, और फलकों के बीच का बनने वाला कोण ही प्रिज्म का कोण कहलाता है। अब सबसे पहले इसके आगे बढ़ें तो जब हमने देखा, जब किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ये देखेंगे, विबग्योर के नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। विबग्योर, या हिंदी में यदि हमको पता करना है तो
बैजानी हपी नाला। इस रंग को याद करने का एक तरीका है कि जब प्रकाश किरणें जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलित होकर वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जैसे विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यहीं पर हम बता सकते हैं हिंदी में बैजानी हपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आप देख पा रहे हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है, जिसमें सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का आपको दिखाई पड़ रहा है और सबसे कम विचलन लाल रंग का। इसलिए जब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब पूछा जाता है कि बताइए कि सबसे ज्यादा जब इंद्रधनुष निकलता है तो इंद्रधनुष में आपको सबसे ऊपर में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है, तो आप इसके आधार पर बता सकते हैं लाल रंग सबसे ऊपर में और सबसे नीचे बैंगनी रंग। अर्थात इसका यह भी है, इससे यह भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अर्थात जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन उतना ही कम होगा। इसलिए हम अधिकतर चौक चौराहे पर जब सिग्नल की बात आती है तो सिग्नल में इन अधिक तरंग दैर्ध्य वाले रंगों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें दूर से ही उस रंग को देखने का जस्टिफिकेशन हो सके और हम उसके आधार पर जो ट्रैफिक के नियम्स हैं उसको हम फॉलो कर सकें। तो ये था प्रिज्म। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रिज्म से संबंधित आपको बताऊंगा। न्यूनतम विचलन कोण के बारे में, न्यूनतम विचलन कोण क्या है। अब इस चित्र को हम फिर से एक बार, जब प्रकाश किरण आपतित हुई, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण, जब क्या किया, आपतित किरण को हमने आगे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे की ओर लाया, निर्गत किरण को जब हमने पीछे की ओर लाया तो यहां पर आपतित किरण के बढ़े हुए और जब निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो इनके बीच में जो कोण बनता है उसी कोण को कहते हैं विचलन कोण, उसे कहते हैं विचलन कोण। अब यहां पर हमारे पास शब्द है न्यूनतम विचलन कोण। तो जब आई डेल वक्र खींचा जाता है, आई अर्थात आपतन कोण, डेल डेल मतलब विचलन कोण, यह प्रिज्म के अपवर्तनांक ज्ञात करने के दौरान प्रयोग में जब आपतन कोण के विभिन्न विभिन्न मानों के आधार पर विचलन कोण का मान भिन्न भिन्न आता है और उनके मध्य जब ग्राफ खींचा जाता है, जब ग्राफ खींचा जाता है एंड सो ऑन, जैसे इधर दिखाई पड़ रहा है आपको, मान लिया जाए डेल 1, डेल 2, डेल 3, जब इनके मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो इस प्रकार से कुछ एक वक्र प्राप्त होता है। तो यहां पर एक ग्राफ से हमको दिखाई पड़ता है कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाते हैं, ये आई है और ये डेल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है तो विचलन कोण के मान में निरंतर परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक विशेष स्थिति में आपतन कोण के एक विशेष मान पर विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। आपतन कोण के विशेष मान के पश्चात जब आपतन कोण का मान बढ़ते रहता है तो विचलन कोण का मान भी आप डायग्राम के आधार पर, ग्राफ के आधार पर देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे जिस आपतन कोण के जिस विशेष मान पर विचलन कोण के मान में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है तो उसी कोण को, आपतन कोण के उसी विशेष कोण को ही हम न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विचलन कोण और न्यूनतम विचलन कोण दोनों के बारे में हमने जाना, जिसका प्रयोग हम आगे के व्यंजक में करेंगे। तो पहला था हमारा प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं? ऐसा पारदर्शी माध्यम जो तीन आयताकार फलकों एवं दो त्रिभुजाकार फलकों से मिलकर बना होता है और ये आयताकार फलकों से ही प्रकाश का प्रवेश होता है और यहीं से वह अपने मार्ग से विचलित होती है। तो फिर हमने सेकंड स्टेज में जाना कि यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त होती है। इन 7 अवयवी रंगों में विभक्त होने के पश्चात उसमें हम बताया हमने कि इंद्रधनुष में कैसे रंग होते हैं, किसके तरंग दैर्ध्य अधिक होते हैं। फिर हम बताए विचलन कोण, तो विचलन कोण किसे कहा? विचलन कोण के बारे में हमने बताया जब आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाता है और विचलन कोण के मान को और निर्गत कोण को पीछे की ओर लाते हैं तो दोनों के बीच में जो बने कोण होते हैं उस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। फिर न्यूनतम विचलन के बारे में बताया, आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य में जब ग्राफ खींचा जाता है तो आपतन कोण के विशेष मान पर जहां पर आपतन विचलन कोण का मान भी बढ़ना प्रारंभ होता है तो उसी विशेष मान को ही हम विचलन, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रिज्म के अपवर्तन सूत्र की ओर। या कभी कभी हमें बोलता है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इन छोटी छोटी इसको जानने से पहले हम एक दो छोटी जानकारियों को देख लेते हैं जिससे हमको इस सूत्र को निगमित करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी, हेल्प मिलती है। वही चित्र के बारे में मैं फिर से बात करूंगा। आपतित किरण है और जब मैंने अभिलंब खींच दिया तो ये अपवर्तित हो गई और यहां पर भी एक अभिलंब डाला, ये निर्गत हो गई। तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये निर्गत किरण। तो हम एकदम बेसिक लेकर चलेंगे। बेसिक लेकर चला तो आप जानते हैं अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण। और यहां से यदि हम बात करूं तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। फिर यहां से आपने देखा कि ये निर्गत किरण है तो अभिलंब और निर्गत किरण के मध्य बना कोण निर्गत कोण। तो मैंने इसे आपतित किरण को I1 दिया और इसको कहा I2, क्योंकि यह उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का पालन, यदि इसे पहला पृष्ठ मानूंगा तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये, तो इसे R1 कहा और इसे R2। फिर से कह रहा हूं यह आपतित किरण और यह अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण आपतन कोण और अभिलंब और अपवर्तन कोण के मध्य बना कोण अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण। यहां पर फिर से देखें उत्क्रमणीयता का सिद्धांत
हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, किंतु जब उसे उलट दिया जाता है तो अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सर, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर यदि इसको पहला माध्यम माने और ये प्रकाश किरण यहां से प्रवेश किया तो ये आपतित किरण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे क्योंकि ये अपवर्तन कोण है तो ये भी बराबर होगा, तो I1 हो जाएगा वो एक ही, ये भी आपतित किरण ये भी आपतित किरण, तो I1 इज इक्वल टू I2, और ये भी अपवर्तन और ये भी अपवर्तन किरण अपवर्तन कोण है तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएंगे। तो यही न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमको पता है कि यह दोनों I1 इज इक्वल टू I2 उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को फॉलो किया और इसे ही पहला माध्यम माना, तो उस सिद्धांत से हमने दोनों को बराबर कर दिया। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये जो बातें हैं, हमको इस पर लागू करना पड़ेगा। जब हम इस टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे तो ये बातें आएंगी जहां पे हमें तुरंत ही समझ जाना है। तो चलते हैं। ये एक प्रिज्म है जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आपतित किरण, और ये मैंने अभिलंब डाला है। ये प्रकाश किरण आपतित हुई, ये अपवर्तित हुई और ये निर्गत हो गई। ये दोनों अभिलंब है M डैश, और इसको मैंने N कहा। ये प्रकाश किरण P Q आपतित किरण, Q R अपवर्तित किरण और R S निर्गत किरण। फिर वही बातें जो हमने पिछले में किया था, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, जिससे हमें जो प्राप्त हुआ वह कहलाता है विचलन कोण। तो हमने इसे नाम दे दिया डेल, और ये एक त्रिभुज ABC, त्रिभुजाकार प्रिज्म ABC। तो हम इसके चित्र वर्णन की ओर जाएंगे। आप चित्र वर्णन में फिर से देखेंगे कि AB एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसके AB और AC दो अपवर्तक पृष्ठ है। PQ आपतित किरण, या इसे किरण पथ के बारे में हम इसके अंतर्गत किरण पथ बात करेंगे, किरण पथ। तो आप देख रहे हैं PQ, QR और RS क्रमशः आपतित, अपवर्तित एवं निर्गत किरण है। फिर हमने बताया यहां पर ये I आपतन कोण, अभिलंब और अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बना कोण R, तो ये भी R होगा, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमने बताया था। तो ये E निर्गत किरण, और इसे ही हम I भी कहते हैं, आपको हमने पिछले क्लास में बताया है। फिर बता सकते हैं कि अभिलंब MN, MN और M डैश N क्या है, अभिलंब है, आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और कोण को भी हम बता सकते हैं कि PQM बराबर I
और एम डैश आर एस इज इक्वल टू आई या ई भी लिख सकते हैं। फिर हमने विचलन कोण के बारे में बताया आपको, यूटीएस या यूटीआर दोनों पढ़ सकते हैं। ये सब चित्र वर्णन की बातें हैं। उसके बाद हम व्यंजक की ओर देखेंगे तो हम सबसे अच्छे चित्र को अच्छे से समझ लें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हम इस चित्र में समझ लें कि कैसे स्टेपिंग से हम कार्य करें जिससे हमको आसानी से व्यंजक समझ में आ जाए, तो मैं आपको दिखाऊं। एक छोटा सा चित्र आपको दिख रहा होगा, ये बहिष्कोण प्रमेय आप पढ़े होंगे कक्षा नवमी में। तो ये बहिष्कोण प्रमेय, एक त्रिभुज दिख रहा है जिसकी एक भुजा बाहर खींची हुई है टी क्यू आर और बाहर की भुजा टी यू दिखाई पड़ रही है। फिर हम एक चतुर्भुज लेंगे जिसमें चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ेगा ए क्यू एन आर। ये यदि हम चतुर्भुज लेते हैं, फिर हमको एक त्रिभुज का उपयोग होगा जो नीचे एक त्रिभुज है, आप देख पा रहे हैं क्या, क्यू आर एन। अगर हम इन दोनों को और ले लेते हैं तो आसानी से हल कर लेंगे। देखते हैं, चित्र समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। मैं व्यंजक की ओर चलूंगा, आपको चित्र वर्णन भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके व्यंजक की ओर बढ़ूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा विचलन कोण। आप देख पा रहे हैं विचलन कोण। आप देख पा रहे हैं विचलन कोण यू टी एस इज इक्वल टू डेल। यहां पर यूटीएस को देखा आपने, अर्थात वो बहिष्कोण। हमें एक छोटा सा त्रिभुज यहां पर निकालूंगा आपके लिए, यू टी एस क्यू। आप देख पा रहे हैं, यदि आप देखेंगे, फिर से चित्र में चलूं, ये पूरा कोण बहिष्कोण प्रमेय से, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से, ये जो पूरा भाग है वो पूरा I1 होगा और मुझे इस भाग को चाहिए, ये रिमेनिंग पार्ट को चाहिए, तो मुझे पूरे I1 में क्या घटाना पड़ेगा, R1 को घटाना पड़ेगा। तो R1 को घटाऊंगा, R1 को घटाऊंगा तो पाऊंगा I1 माइनस R1। यही चीज यहां पर भी दिखाई पड़ रही। इधर से ये पूरा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, I2 दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे इस भाग को प्राप्त करना है, तो मैं I2 माइनस क्या करूंगा, R2। यही चित्र मैंने निकाला है, तो मैंने दिखाया I1 माइनस R1 और यहां दिखाया I2 माइनस R2। I2 माइनस R2। तो देखते हैं दोस्तों, बहिष्कोण का मान सुदूरंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात आप देख पाएंगे यहां पर क्या, यूटीएस इज इक्वल टू क्या, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अर्थात बहिष्कोण का मान सुदूर, उस बिंदु को छोड़कर दूर पर स्थित कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यूटीएस डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1। तो आप जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में मैंने आपको बताया था कि I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2। तो मैंने इसको मान लिया I और इसको मान लिया R माना। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल ना होकर हो जाएगा डेल M इज इक्वल टू I1 के इज इक्वल टू भी I, R1 के बदले में R प्लस I2 के बदले में भी I और R2 के बदले में भी R। तो हमने क्या पाया, डेल M इज इक्वल टू
आई टू 2i माइनस 2r, ये समीकरण नंबर 1। फिर हम चलेंगे, मैंने आपको बताया था कि हम स्टेप वाइज चलेंगे, तो ये डायग्राम किया। अब हम सेकंड डायग्राम करेंगे। एक चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये फर्स्ट था। अब ये सेकंड टॉपिक से सेकंड पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने एक डायग्राम क्रिएट किया, इसी से ही निकाल के ए आप देख पा रहे हैं, क्यू एन और आर। तो ये है, यही प्रिज्म का कोण है, ए आपको दिखाई पड़ रहा है। यहां पर फिर से देखा क्या कि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैंने निकाला क्या, कोण ए प्लस, मैंने ए लिखा है, प्रिज्म का कोण लेना है इसलिए, और मैंने दूसरे कोण को लिया क्यू एन आर। क्यू एन आर बराबर पाया 180 अंश, इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। फिर हम देखेंगे तीसरे पॉइंट की तरफ, ये हमें सिद्ध करना है, इसे मैं मिटा रहा हूं। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर मैं देखूं, मुझे एक छोटा सा एक त्रिभुज और दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं निकाल रहा हूं। क्यू आर एन, आप देख पाएंगे क्यू आर एन में जो दर्शाए हुए मान है उसे दर्शाता हूं। R1 है, R2 है, देख लीजिए यहां पर R1 R2 और कुछ नहीं यहां पर। फिर मैंने कहा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस, ये त्रिभुज को कैसे, ये कोण को कैसे पढ़ूंगा, क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो हमने बताया यहां पर R1 के जगह में भी R होगा, R2 के जगह में भी R होगा। तो R1 प्लस R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो हो जाएगा 2R प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 अंश। ये समीकरण नंबर मैंने 3 दिया। फिर हम जानते हैं समीकरण नंबर 2 और 3 से आप देखेंगे, 2 व 3 से आप देखेंगे कि दोनों के RHS हैं, हमको बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, 180 और 180, तो उनके LHS भी ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। तो हम बताएंगे A, कोण A को हम अब A लिखेंगे, A प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 2R प्लस क्यू एन आर। आप देखेंगे क्यू एन आर कैंसिल हो गए हैं। अब यहां पे आया A इज इक्वल टू 2R, तो हमने R की वैल्यू निकालनी है, A/2 इज इक्वल टू R। ये समीकरण नंबर 4 होंगे। अब जो A की वैल्यू है, अब यहां पर आप समीकरण 1 को देखेंगे, जो 2R है, 2R की वैल्यू यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रही है, 2R की वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। समीकरण नंबर 1 में 2R का मान, put the value in equation 1, so del m is equal to 2i माइनस 2R की वैल्यू A है, तो ये इधर आ जाएगी, माइनस है तो इस तरफ आएगा प्लस, तो A प्लस del m इज इक्वल टू 2i, तो A प्लस del m अपॉन 2 इज इक्वल टू i। तो हमने क्या किया, चूंकि हमें अपवर्तन सूत्र निकालना था, तो अपवर्तन सूत्र स्नेल के नियम के आधार पर म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसलिए हमने आर का वैल्यू फाइंड आउट किया है और यहां पर आई की वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो स्नेल के नियम से आपको मैं बताऊं, यहीं पर लिखते हैं,
स्नेल के म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आप देख पाएंगे कि ए और आई और आर का मान मैंने निकाला है और इस आई और आर के मान को इस पर मैं रखूंगा, यहां पर रख दूंगा और हमें मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने देखा म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यही होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। देख लीजिए हमने क्या किया है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है चित्र। यदि हमको चित्र समझ में आ जाए तो मैंने आपके समझाने के लिए, आपको समझ में आसानी से ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसके जहां जहां डायग्राम्स यूज हुए हैं वहां पर मैंने छोटे छोटे डायग्राम्स को निकाल दिया है जिससे आप अच्छे से समझ पाए। और तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया है, प्रिज्म पर पहले चित्र वर्णन, किरण पथ आरेख का वर्णन किया, उसके बाद मैंने आपको व्यंजक बताया तो आप अच्छे से देख सकते हैं। लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मेरे वीडियो का लाभ मिल पाए। धन्यवाद।